और चलिए शुरुआत इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग के साथ करेंगे, जहां हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के परिणाम मई के आखिरी सप्ताह में घोषित किए जाएंगे। ये निर्णय लिया गया है और कोर्ट के आदेश से पहले 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। पहले 12वीं फिर 10वीं परीक्षा के परिणाम घोषित होंगे। कोर्ट ने 15 जून तक परिणाम घोषित करने की अवधि रखी है। पिछली बार 18 जून को ये परिणाम घोषित हुए थे। 12वीं परीक्षा परिणाम और उसके बाद 10वीं के परिणाम आएंगे और 28 जून को बीते साल ये परिणाम आए थे, लेकिन इस बार बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और मई के आखिरी हफ्ते में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश से पहले 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। पहले 12वीं फिर 10वीं परीक्षा के परिणाम घोषित होंगे। कोर्ट ने 15 जून तक की परीक्षा परिणाम के लिए समय अवधि दी है। पिछली बार 18 जून को ये परिणाम घोषित हुए थे और 10वीं के परिणाम 28 जून को घोषित हुए थे, लेकिन इस पर अब कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि मई के आखिरी हफ्ते में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के परिणामों को घोषित किया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पहले 12वीं के परिणाम और फिर उसके बाद 10वीं के परिणाम घोषित किए जाएं। आगे बढ़ेंगे बात एक और अहम खबर की, जहां सीपीएस के इस्तीफे की अटकलें और तेज हो चली हैं। सुक्खू सरकार में सीपीएस का मामला अदालत के फैसले से पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं, यह सामने निकल कर आया है। सुक्खू सरकार में 6 सीपीएस बनाए गए हैं, जिसमें कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, बैजनाथ से विधायक किशोरी लाल, दून से राम कुमार, अर्की से संजय अवस्थी, पालमपुर से आशीष पटेल और रोहडू से मोहनलाल ब्राक्टा सीपीएस बनाए गए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से भाजपा इस पूरे मुद्दे को लेकर कोर्ट का रुख कर रही है, ये माना जा रहा है कि उससे पहले ही सुक्खू सरकार के 6 सीपीएस इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पहले आपको ज्ञात होगा कि मणिपुर और असम में संसदीय सचिव अधिनियम 2005 का हवाला देकर इसे असंवैधानिक करार दिया जा चुका है और इसी को आधार बनाकर भाजपा कोर्ट का रुख करने जा रही है। और उससे पहले ये अटकलें तेज हो गई हैं कि सुक्खू सरकार में 6 सीपीएस बनाए गए कभी भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। हमारे सहयोगी रणबीर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ गए हैं। रणबीर, 6 सीपीएस ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। भाजपा इस मुद्दे को लेकर लगातार मुखर है और उससे पहले इस तरीके की अटकलें और तेज हो गई हैं। क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी इसको लेकर मिल पाई है और किसी सीपीएस से आपकी बातचीत हुई हो, उनका क्या रुख है इस पूरे मुद्दे पर? रणबीर जी हाँ, कुछ एक लोगों से बातचीत जरूर हुई है, लेकिन वो अपने पत्ते यहाँ पर नहीं खोल रहे हैं। वो केवल ये कह रहे हैं कि अभी तो मामला अदालत में विचाराधीन है। 19 मई को इस मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस तरह से अदालत की बात करें तो अदालत के सामने ये जो है शायद ये दांव उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले भी फैसले हुए हैं इस संबंध में। जो मुख्य सचिव जैसा कोई पद जो है यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर ये देखना होगा कि ये कब इस्तीफा देंगे। जो हमारे पुख्ता सूत्र है वो तो ये बता रहे हैं कि शायद कांग्रेस आला कमान की तरफ से ये कहा गया है कि इस मामले को देखिए, और शायद इन्हें ये भी कहा गया है कि इन जो 6 सीपीएस है उनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं जैस्मिन की शायद 15 या 16 तारीख ये बताई गई कि शायद इन 2 दिनों के भीतर ये हो सकता है कि ये अपना इस्तीफा सौंपेंगे, क्योंकि अदालत में लगता नहीं कि ये कोई मामला कोई टिकने वाला है। ये जो है राज्य सरकार के खिलाफ ही जाएगा। इस मामले में ये देखना अहम होगा। तो कुल मिलाकर जिन सीपीएस से हमारी बात हुई है वो पत्ते नहीं खोल रहे हैं, जैसे मैंने पहले जानकारी दी थी। लेकिन यहाँ पर देखिए सीपीएस पहले भी हटाए गए हैं और इनकी ओथ को लेकर जो है एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। इसे जो सीपीएस का जो पद है उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद कहा जाता है, तो ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती है। इससे पहले कि कोई फर्जियत ना हो, कोई बेइज्जती ना हो, इसकी कोर्ट से कोई कड़ा फैसला आए, तो उससे पहले ही समझदारी इसी में रहेगी कि सीपीएस को इस्तीफा देना होगा। कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही है और बात उप मुख्यमंत्री की भी चल रही है कि उप मुख्यमंत्री को भी के पद को भी यहाँ पर चुनौती दी गई है। तो भाजपा के लिए इससे मुश्किल ये हो सकती है कि अगर मान लीजिए, खैर अदालत में क्या कुछ होता है, अदालत क्या फैसला सुनाता है ये तो देखना होगा, लेकिन
बहुत सारे राज्यों में उप मुख्यमंत्री है, यूपी में दो उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में उप मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में सवाल जो है बहुत सारे उठ रहे हैं कि राज्य सरकार अब क्या करेगी। जो हमारे पुख्ता सूत्र है वो तो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान से साफ तौर पर कह दिया गया है कि किसी तरह का जोखिम ना लिया जाए, अगर मुनासिब हो तो सुनवाई से पहले ही सीपीएस अपना इस्तीफा दे दे। जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी इसको लेकर एक निर्णय बहुत पहले सामने आ चुका है और उसी की तर्ज पर अब भाजपा ये मान रही है कि कहीं ना कहीं इसको चुनौती दी जाए तो फैसला उनके पक्ष में आएगा। रणबीर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और हिमाचल में जल्द ही सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। दिल्ली में पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात के बाद सीएम ने जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही है। सीएम ने कहा कि राजीव शुक्ला से मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई है, जल्द ही कैबिनेट का विस्तार भी किया जाएगा। हिमाचल में सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा कुल 10 मंत्री हो सकते हैं, जिसमें पहले विस्तार में सिर्फ 7 मंत्री बनाए गए थे। अभी भी मंत्रिमंडल में 3 पद खाली हैं। सीएम के बयान के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर किन 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। सीएम ने यह भी कहा है कि शिमला के मेयर का ऐलान भी जल्द होगा। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको ये दिखाते हैं कि मंत्रिमंडल की 3 सीटों के लिए कौन कौन से 6 चेहरे फिलहाल रेस में हैं। राजेश धर्माणी काफी सीनियर हैं, घुमारवीं से विधायक हैं। यादवेंद्र गोमा ये भी विधायक हैं। जयसिंहपुर से सुधीर शर्मा विधायक हैं धर्मशाला से। वहीं संजय रतन ज्वालामुखी से विधायक हैं। राजेंद्र राणा सुजानपुर से विधायक हैं, ये भी मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। वहीं किशोरी लाल बैजनाथ से विधायक हैं और मौजूदा सीपीएस भी हैं। ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार जब होगा तो कहीं ना कहीं इन्हें भी शामिल किया जा सकता है। 6 ऐसे विधायक हैं जिनके नामों की चर्चा चल रही है और सीएम सुक्खू ने यह साफ कहा है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राजीव शुक्ला से दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की और इस पर विस्तार से चर्चा हुई। शुक्ला जी हमारे पार्टी के इंचार्ज है, हिमाचल मामलों के प्रभारी हैं और कई मुद्दों पर हिमाचल से संबंधित बात हुई है और निश्चित तौर पर वो फीडबैक लेते रहते हैं कि क्या क्या काम चल रहे हैं और क्या क्या कामों में आगे बढ़ रहे हैं। इस दृष्टिकोण से उनसे मुलाकात। कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा चल रही है, अभी देखते हैं आने वाले समय में जल्दी ही कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। और रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। रणबीर, माना यह जा रहा है कि जो 3 पद खाली पड़े थे मंत्रिमंडल में बहुत जल्द उन्हें भरा जाएगा। राजीव शुक्ला से इसको लेकर हरी झंडी मिल गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि कौन से वो ऐसे विधायक हैं जिनके नाम इसमें शामिल किए जाएंगे। कांगड़ा को माना जा रहा था कि तरजीह नहीं दी गई है पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में। हो सकता है जो अब विस्तार होने जा रहा हो वहां से कांगड़ा से कुछ मंत्री और बनाए जाएं। इसको लेकर क्या कुछ अतिरिक्त जानकारियां मिल पाई हैं रणबीर? जी हाँ, एक और डेवलपमेंट हुई है। जो चर्चा जिस तरह से चल रही है, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। इन दावेदारों में एक और नाम सामने आ गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो कुल्लू से विधायक है सुंदर सिंह ठाकुर, जो सीपीएस है सुक्खू सरकार में, अभी उन्हें भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये जो है एक और नाम सामने आया है। चर्चा इस बात पर चल रही है। ये कब ये विस्तार होगा ये तो वक्त ही बताएगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा। मुख्यमंत्री की जो है लंबी चर्चा इस पर हुई है। देखिए जो पुख्ता तौर पर हम कह सकते हैं कि किसका नाम सबसे आगे है, वो राजेश धर्माणी का नाम सबसे आगे है, जिन्हें ये माना जा रहा है कि उनका जो है मंत्री बनना तय है। जिस तरह से सरप्राइजिंग नाम 2 सीपीएस के अब आए हैं, जिस तरह से ये खबर जो है थोड़ी हमारी पुष्ट हो भी जाती है कि इन सीपीएस के इस्तीफे हो सकते हैं। जो अदालत में जब सुनवाई होनी है उससे पहले ही इनके इस्तीफे हो सकते हैं, इनको एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन ये कब कैबिनेट विस्तार होना है ये देखना होगा। मुख्यमंत्री दिल्ली में है, हालांकि वैसे तो उनका शेड्यूल ये था कि आज उनको शिमला लौटना था, लेकिन अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री शिमला लौटते हैं या नहीं, क्योंकि दिल्ली में जो है बहुत सारी बातें अभी चल रही हैं
कांग्रेस आला कमान के भीतर कर्नाटक को लेकर मंथन चल रहा है। हिमाचल में भी पेंच यहां पर फंसा हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार करना है, मेयर डिप्टी मेयर की तैनाती करनी है और सीपीएस का जो मामला है वो अदालत में लंबित है। तो ये अभी देखना होगा कि थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री का जो शेड्यूल है वो क्या बनता है। वैसे तो सूचना ये थी कि आज मुख्यमंत्री को लौटना था, अब मुख्यमंत्री आज लौटते हैं या नहीं, उनके लौटने के बाद ही यहाँ पर ये सारी चीजें संभव हो पाएगी, चाहे वो सीपीएस के इस्तीफे हो या ना हो या फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होना हो। क्योंकि देखिए, अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो जाहिर सी बात है कि वर्डन और बढ़ेगा, तो सीपीएस को हटाना ही पड़ेगा, ऐसा जो है लग रहा है। और चर्चाएं भी ये लगातार जोर पकड़ रही हैं। और मंत्रिमंडल में एक और नाम, दो तीन नाम शुरू से चल रहे हैं, कुछ विधायक नाराज भी चल रहे। जी बिल्कुल रणबीर, हमने पहले भी ये नाम दिखाए थे कि राजेश धर्माणी का नाम सबसे आगे चल रहा था। इसके अलावा सुधीर शर्मा जो धर्मशाला से विधायक है, उनका नाम भी आगे चल रहा था। अगर राजनीतिक चश्मे से इस पूरे परिदृश्य को समझा जाए तो 6 सीपीएसओ की नियुक्ति इसलिए की थी ताकि नाराजगी आगे जाकर मोल ना लेनी पड़े। इसके अलावा अब जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें भी इसीलिए तेज हो गई हैं कि जिन लोगों की नाराजगी से बचने के लिए सीपीएस की नियुक्ति कर दी गई थी, लेकिन मामला कोर्ट पहुंच गया, सीपीएस को हो सकता है इस्तीफा देना पड़े, तो कहीं ना कहीं कुछ सीपीएस या कुछ ऐसे विधायक हो, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए ताकि जो उनकी नाराजगी है उसे दूर जो किया गया था पहले सीपीएस का पद देकर, उस नाराजगी को दूर ही रखा जाए मंत्रिमंडल के विस्तार के जरिए। रणबीर जी हाँ, देखिए अब सीधा समीकरण ये है जैस्मिन, ठीक सामने जो है 2024 का चुनाव है। एक एक सीट जो है महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। जिस तरह से कांग्रेस ने गेन किया है हिमाचल में, तो यहाँ पर कोई कोर कसर जो है कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती है। देखिए सबसे बड़ा क्षेत्र जो संसदीय क्षेत्र आता है वो मंडी है, उसके बाद कांगड़ा का नाम आता है। कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, वहां पर फिलहाल एक ही मंत्री हैं, हालांकि 2 सीपीएस वहां से बनाए गए हैं, कैबिनेट रैंक के साथ जो है आरएस बाली भी सत्ता में है। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मंत्री का पद जो है वो कांगड़ा को जाएगा ही जाएगा। दूसरी बड़ी बात जो नाराजगी है, जो नाराजगी जो शुरू में चल रही थी, उसको दूर करने के लिए क्या होगा, ये भी नहीं भूलना होगा कांग्रेस को कि आगे 2024 का चुनाव है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कोई बड़ा चेहरा उनके पास अनुराग ठाकुर के खिलाफ नहीं है। यही स्थिति कांगड़ा में भी आती है। तो कोई बड़ा संदेश यहाँ से जो है देना चाहेगी सुखू सरकार, और कांग्रेस की तरफ से भी यही लगातार ये देखा जा रहा है कि किस को जो है मंत्री बनाया जाए। मंडी जिले की बात करें, मंडी जिला जो है यूं कहे कि अब थोड़ा सा वैसे भी सीटें कम है, एक ही विधायक वहां पर मौजूद है। तो यहाँ पर देखना होगा कि मंडी को क्या कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। हालांकि एक ही विधायक है, तो ये भी इंतजार करना होगा क्या उन्हें जो है किसी और स्थान पर मंडी को कवर करने के लिए अगर कुल्लू से किसी को मंत्री बना दिया जाए तो ये माना जा सकता है कि मंडी को साध लिया गया, क्योंकि मंडी वैसे भी पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़ है और वहां पर कांग्रेस अपनी पैंठ इतने अच्छे से जमा भी नहीं पाई। 10 में से 9 सीटें भाजपा के ही खाते में गई, हालांकि भाजपा हार गई थी फिर भी। इसके अलावा जो नाम आगे चल रहे हैं, 6 नाम रणबीर, अगर उनको समझा जाए तो ज्यादा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से ही कुछ ऐसे नाम है जो माना जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल हो सकते हैं। तो किस तरीके से समीकरण साधने की कोशिश हो रही है वो साफ प्रत्यक्ष दिख रहा है। रणबीर नजर आप बना के रखें, हलचल क्योंकि दिल्ली में भी तेज है, हिमाचल में भी इसको लेकर जानेंगे, आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। सोपोर में सैदपुरा बाईपास क्षेत्र के पास 2 आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया गया।
विशिष्ट इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी सहयोगियों को पकड़ा। उनके कब्जे से 15 पिस्टल राउंड, 25 AK-47 राउंड, 1 IED और 2 हैंड ग्रेनेड सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ द्वारा तलाशी अभियान शुरू किया गया था। इस दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को घेरा तोड़ने के प्रयास में भागने की कोशिश करते हुए देखा गया, लेकिन सतर्क सैनिकों ने दोनों को पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख डीजीपी दिलबाग सिंह ने जिला मुख्यालय रामबन के कहूबाग में जियोमेस का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह, डीआईजी डीकेआर रेंज डॉक्टर सुनील गुप्ता और एसपी रामबन मोहिता शर्मा मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के बाद डीजीपी ने सुरक्षा बलों के साथ बैठक की, जिसमें सुरक्षा हालात और श्री अमरनाथ जी यात्रा पर चर्चा की गई। इस मौके पर दिलबाग सिंह ने कहा, G20 के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के पर्यटन को वैश्विक स्तर पर लाया जाना चाहिए। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। बात करेंगे एक और अहम खबर की, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कांगड़ा के दौरे पर हैं। रानीताल में लोगों और कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे। साथ ही धर्मशाला और कुल्लू का भी उनका दौरा प्रस्तावित है। दोपहर 1:10 पर वो कांगड़ा हेलीपैड पहुंचेंगे। रानीताल PWD रेस्ट हाउस में वो जनता का दरबार लगाएंगे, लोगों से और कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। वहीं रात्रि विश्राम के लिए वो धर्मशाला जाएंगे। धर्मशाला से सुबह कुल्लू के लिए रवाना होंगे। IPL की मीटिंग में भी धर्मशाला में वो हिस्सा लेने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री लगातार हिमाचल प्रदेश में सक्रिय है विधानसभा के समय से ही, और इस बार कांगड़ा के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां रानीताल में लोगों से और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उसके बाद धर्मशाला और कुल्लू जाने का भी उनका दौरा है। दोपहर 1:10 पर आज वो कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। फिर रानीताल PWD रेस्ट हाउस में वो जनता दरबार लगाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। रात्रि विश्राम के लिए वो धर्मशाला जाएंगे। धर्मशाला में वो IPL की मीटिंग में हिस्सा लेंगे और उसके बाद फिर कुल्लू के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। लाहौल से आपको खबर देंगे, जहां हिमस्खलन एक बार फिर हुआ है। हिमस्खलन से तिंदी किलाड़ रोड बंद हो गया है, जिससे करीब 50 से 60 वाहन बीच में फंस गए हैं। हिमस्खलन उदयपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर दरेड़ नाले के पास हुआ है, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। रास्ते में फंसे लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। देर शाम तक सड़क से मलबा हटाने के लिए कई टीमें अभी तक नहीं पहुंची हैं, और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे सड़क पर चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। और एक बार फिर यह हिमस्खलन हुआ है। जानकारियों के मुताबिक 50 से 60 वाहन यहां पर फंसे हुए हैं। रह रहकर हो रही बारिश और बर्फबारी इस हिमस्खलन की वजह बनी है। उदयपुर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर यह हिमस्खलन हुआ है। तिंदी किलाड़ रोड है जहां पर हिमस्खलन हुआ है, और यह रोड पूरी तरीके से बंद है। और रोड क्लियर करने के लिए अभी तक कोई टीमें नहीं वहां पर पहुंची हैं। 50 से 60 गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं। उदयपुर के पास यह हिमस्खलन हुआ है। उदयपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह किलाड़ तिंदी रोड पड़ता है, जो इस वक्त पूरी तरीके से बाधित है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, किलाड़ तिंदी रोड की तस्वीरें हैं। उदयपुर क्योंकि एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर लोग घूमने जाते हैं। अटल टनल रोहतांग से होते हुए भी वहां पर जाया जाता है, और इसी वजह से यहां पर यह माना जा रहा है कि 50 से 60 वाहन फंसे हुए हैं। लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, और जान जोखिम में डालकर लोग ये सड़क पार करने को मजबूर हैं। प्रेमलाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमलाल, क्या अपडेट है?
जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार यहाँ लाहौल घाटी में मौसम खराब चल रहा था और बर्फबारी भी हुई थी, और उसके चलते जो है जो उदयपुर लाहौल घाटी के अंतर्गत आने वाले एक उदयपुर से करीब 7 किलोमीटर दूर जो है जो एक ब्रेड नाला पड़ता है, वहाँ पर हिमस्खलन हो गया था वो पिछले कल जो है, जिसके चलते जो करीब जो दिल्ली से आने वाले और जो किलाड़ से आने वाली गाड़ियां थी, वो करीब 50 से 60 गाड़ियां जो वहाँ पर फंस गई थी, जिसके चलते जो है काफी दिक्कतें हो गई थी। और जो सवारी वहाँ से आए थे उन्हें जो है पुलिस विभाग के जो जवान थे उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहाँ से जो उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं जो मडग्रा नामक एक जगह है उदयपुर से आगे, तो वहाँ पर भी जो है बाढ़ आ गई थी, क्योंकि आजकल जो अब तापमान जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और जो पहाड़ों में बर्फ है वो धीरे धीरे पिघल रहा था, उसके चलते जो है उस नाले में बाढ़ आ गई थी, और जिसके चलते जो है वहाँ पर भी जो सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया था। तो इसको जो है फिलहाल जो है अभी इसको बहाल करने का काम जो है इस प्रशासन की तरफ से, और वही जो सीमा सड़क संगठन के अंदर जो ये जो सड़क आती है तो इसमें लगे हुए हैं। जी बिल्कुल प्रेमलाल, जो 50 से 60 वाहन बताया जा रहा है कि फंसे हुए थे, उसको लेकर कोई अपडेट? क्योंकि उदयपुर के पास बताया जा रहा है ये हिमस्खलन हुआ है। उदयपुर एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, भारी मात्रा में वहां पर लोग पहुंचते हैं घूमने फिरने के लिए, वहां से कोई अपडेट? जी बिल्कुल, क्योंकि उदयपुर से करीब 10 या 7 या 8 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है ये किलाड़ की तरफ और तिंदी की तरफ ये सड़क मार्ग जाता है। तो ये जो जितने भी जो वाहन थे लगभग ये सभी वाहन जो है किलाड़ और तिंदी की तरफ से आए थे। स्थानीय लोग ज्यादातर इस सड़क मार्ग में सफर करते हैं, तो वही लोग जो उन्हें जो हालांकि प्रशासन ने अपनी तुरंत अपनी तत्परता दिखाते हुए लोगों को जो सुरक्षित है वहां से अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना किया है। और यहाँ तक जानकारी मिली है फिलहाल जो है उससे जो है सड़क से जो हिमस्खलन हुआ है उसे हटाने का काम जो है तेजी से किया जा रहा है। जी ठीक है प्रेमलाल, नजर आप बना के रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको दिखाते हैं लाहौल में 4850 मीटर की ऊंचाई पर सड़क से बर्फ हटाने की तस्वीरें। ये तस्वीर बारालाचा दर्रा में मनाली लेह राष्ट्रीय हाईवे की है, जो भारी बर्फबारी के बाद बंद पड़ा है। उपायुक्त राहुल कुमार की अगुवाई में जिला प्रशासन, सीमा सड़क संगठन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बारालाचा दर्रे पर पहुंचकर सड़क मार्ग का जायजा लिया। टीम ने जिले की अंतिम सीमा सरचू तक वो पहुंची। यहां सड़क साफ करने में लगे लोगों को भारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। ठंड के महीने में हुई बर्फबारी के बाद 22 मार्च तक दर्रे से बर्फ हटा ली जाती थी, लेकिन अप्रैल और मई महीने में बर्फबारी के बाद फिर से इस रोड पर वाहनों की आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है। अधिकारियों के मुताबिक हफ्ते भर में इस रोड से वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो सकेगी। एक तरफ 4850 मीटर की ऊंचाई पर सड़क सेवा बहाल करने के लिए जद्दोजहद हो रही है, तो दूसरी तरफ बिलासपुर में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर पुल पर बने गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। हर पल हादसे का खतरा मंडरा रहा है। नेशनल हाईवे 205 पर यह पुलिस हिमाचल के बॉर्डर पर बना हुआ है। पुल पर पहले से ही गड्ढे थे, जिसमें बारिश होने के बाद पानी भर गया। जिस कंपनी ने ये पुल बनाया था, ना तो उसकी तरफ से मरम्मत की जा रही है और ना ही पंजाब या हिमाचल की सरकार की तरफ से कोई पहल की गई है। इस बाबत पूछने पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बजट आवंटित होने के बाद मरम्मत का काम होगा। सवाल है कि आखिर बजट कब आवंटित होगा और कब इस पुल पर बने गड्ढे भरे जाएंगे। बड़े होंगे खराब होंगे, कोई हिस्से कोई कुछ इधर कंपनी या कोई भी प्रशासन देख नहीं रहा। इन्हों रोड बुरा हाल है, तो अभी रोज आना जाना है। बाका से अल्ट्रा रेक आते हैं और जो है इस पुल का बहुत बुरा हाल है, जिसके कारण यहाँ पे बंदों को पैदल चलने में भी दिक्कत आती है। ये इशू मेरे एक्सचेंज के साथ और जो NHA के PD हैं उनसे मेरी बात हुई है। कुछ फंडिंग का इशू है इसमें। हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है PD मंडी को, NHA अथॉरिटीज़ को इमीडिएटली वो जो फंड्स वगैरह रिलीज़ करें, क्योंकि ये रोड बेसिकली हमने अभी टेक ओवर नहीं किया हुआ है। तो जब वो लोग पैसा जो है कंप्लीट पैसा जो है डिपॉजिट करवाएंगे
उसके और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।